धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के कानपुर में और कानपुर के बिकरू गांव में जो वारदात हुई है, जहां पे 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया, उस वारदात से पूरा देश सन्न है। ऐसी वारदात आज तक कहीं भी देखने सुनने को नहीं मिली थी। एक ऐसे शख्स द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है जिसने भाजपा की सरकार पहले यानी कि राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए थाने के अंदर भाजपा के मंत्री को मौत के घाट उतार दिया। और अब फिर से भाजपा की सरकार है तो फिर से उसने एक बार ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया कि 8 पुलिस वालों को ही मौत के घाट उतार दिया। क्या पुलिस का फेलियर रहा? क्या पुलिस समझ नहीं पाई? क्या पुलिस का मुखबिर सिस्टम जो है वो खत्म हो गया? पुलिस क्या सिर्फ सर्विलांस, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, उसके सहारे जीने लगी है? क्या पुलिस समझ नहीं पाई थी, या पुलिस के अंदर ही बैठे हुए मुखबिरों ने विकास दुबे को दबिश की जानकारी दे दी थी और उसने वक्त से पहले मोर्चा संभाल लिया था, वहां की लाइट बंद करा दी थी? बहुत सारे सवाल हैं। पुलिस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, तमाम तरीके के उस तरीके के हथियार नहीं थे जैसे शायद हमलावरों के पास तो थे। तो ऐसे ही सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के जाने माने पूर्व आईपीएस विभूति नारायण राय जी, बीएन राय के नाम से जाने जाते हैं और अपने कार्यशैली के चलते देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो उनसे चीजों को समझेंगे, क्योंकि पुलिस के अधिकारी हैं, वही पुलिस की तमाम चीजों को देख रहे होंगे और जान रहे होंगे, वो हमारे सामने आपके सामने चीजों को रखेंगे। पहला मेरा सवाल ये है सर, जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस रात में हमेशा दबिश डालती है, तो ये जो पुलिस का मुखबिर सिस्टम है, क्या उसने बिल्कुल चौपट कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस आने के बाद? जब हम तो मोबाइल से पकड़ लेंगे बदमाश को, मुखबिर पालने की अब जरूरत नहीं है। अगर मुखबिर सिस्टम होता तो शायद पुलिस को पहले से पता चल जाता कि गांव में पुलिस के सामने इस तरीके की सिचुएशन पेश आने वाली है। देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी चूक हुई है, ये तो कोई छिपा नहीं सकता कि ऐसी घटना हुई। पुलिस वाले वहां पहुंचे और वो बिल्कुल इस बात से बेखबर थे कि उनके ऊपर हमला हो सकता है और इस तरह का दुस्साहसिक हमला हो सकता है। तो ये कहीं बहुत बड़ी चूक तो थी ही। पुलिस के पास इतना इंटेलिजेंस था, वहाँ जो मुखबिर रहे होंगे पुलिस के, उन्होंने ये जानकारी तो दी थी कि वो अपने घर में मौजूद है बदमाश, लेकिन उसके इरादे क्या हैं, उसके पास हथियार कितने हैं, उसके साथ आदमी कौन है, कितने आदमी हैं, ये सारी सूचनाएं पुलिस के पास नहीं थी। तो निश्चित रूप से आपने बहुत सारे वैलिड सवाल खड़े किए हैं और इन सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस को देने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि अब तो 3 दिन हो रहे हैं, तो इनमें से कुछ सवालों के जवाब पुलिस को मिल भी गए होंगे, अभी वो जाहिर नहीं कर रहे होंगे। तो ये आपने वैलिड सवाल खड़े किए हैं, इनका जवाब पुलिस को ढूंढना चाहिए और जनता को देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पुलिस के अंदर ही मुखबिर थे जो विकास दुबे को बता रहे थे? क्योंकि जो जिस तरीके से चौबेपुर के थानेदार विनय तिवारी को सस्पेंड किया गया है, 95 पुलिस वालों के फोन जब्त कर लिए गए हैं, जिसमें शिवली थाना पड़ता है, बिल्हौर थाना पड़ता है, चौबेपुर और शिवराजपुर थाना पड़ता है। पुलिस को पुलिस के पे ऊपर शक है, तो ये चल क्या रहा था? पुलिस वालों के खिलाफ मुखबिरी कर रहे थे। आज सही बात है, ये रोग तो कहीं बहुत गहरा है। मतलब ये रोग जितना ऊपर से दिख रहा है उतना ही नहीं है। अगर ये सारी सूचनाएं सही हैं, जैसे आपने बताया कि 90-95 मोबाइल सेट अगर पुलिस वालों के रख लिए गए हैं, तो इसका मतलब ये रोग तो बहुत गहरा है। एक थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है, वो तो जाहिर है कि उसका बहुत ऑब्वियस लैप्स उसके पार्ट पे दिखाई दे रहा था, इसलिए उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन रोग कहीं बहुत गहरा है और इसको बड़ी अंदर जा करके और गहराई से इसकी छानबीन करनी होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये ना कि अगर सरकार ईमानदारी से चाहती है कि कानून व्यवस्था का राज कायम हो और इस तरह के गुंडे दोबारा ना पनपें, तो सबसे जरूरी है कि उसके टेलीफोन में जो उसके जो कॉल डिटेल्स हैं उनको सार्वजनिक करें। वो जितना तफ्तीश में अभी मदद कर सकते हैं वो तो समझ में आता है कि वो गोपनीय रह सकते हैं, और लेकिन जब एक बार उनकी उपयोगिता खत्म हो जाए तो सार्वजनिक करें, ताकि पता तो चले किन पॉलिटिकल लोगों से इसकी बातचीत होती थी, किन पुलिस वालों से बातचीत होती थी, कौन इसके फाइनेंसर थे जो इसका इस्तेमाल करते थे, जिनसे इसकी बातचीत होती थी। तो ये जनता को जानने का अधिकार है। मुझे लगता है कि जो कॉल डिटेल्स है वो सार्वजनिक की जानी चाहिए। बहुत वाजिब और जरूरी सवाल आपने उठाया कि कम से कम लोगों के सामने आए कि कौन पुलिस वाले उसके संपर्क में थे, कौन राजनेता उसके संपर्क में थे। लेकिन आपने पुलिस की बात की तो मैं फिर पुलिस पे आना चाहता हूं। जानकारी ये है कि सीओ के साथ में सिर्फ 3 थानों के 20 पुलिस वाले थे, जबकि उन्होंने पीएससी मांगी थी और उनको पीएससी नहीं दी गई। अब मुझे पता नहीं, देखिए पीएससी का देना ना देना तो उनके उच्च अधिकारियों पर निर्भर करता होगा, और वो इस पर भी निर्भर करता है कि क्या
कितनी उपलब्धता थी, कितनी पीएससी मौजूद थी, क्या कमिटमेंट था, कहाँ किस जगह पर पीएससी का डिप्लॉयमेंट था। ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि जानबूझ करके किसी ने पीएससी नहीं दी होगी, पर ये जरूर है कि ये असेसमेंट नहीं कर पाए जो सीओ साहब गए थे या जो उनके उच्चाधिकारी जो प्लान कर रहे थे इस पूरे रेड को, वो असेस नहीं कर पाए कि ये तो एक दुर्दांत अपराधी है, पागल जिसे आप कह सकते हैं, जिसके सर पे खून या मौत नाचती रहती है, ये थाने में घुस के एक आदमी को मार सकता था। तो इसके यहाँ रेड करने के लिए थोड़ी ज्यादा सावधानी की जरूरत थी। और 20 आदमी वैसे कम नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले नहीं आते और पूरे देश में नहीं आते, सिवाय उन इलाकों को छोड़ के जहाँ इंसर्जेंसी है, कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, या जो माओवादी इलाके हैं। बाकी तो कहीं भी कोई अपराधी पुलिस का मुकाबला नहीं करता। खास तौर से इस अपराधी को तो पता चल गया था, आप जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से तो इसे कुछ घंटे पहले पता चल गया था पुलिस आ रही है। उसके बाद भी रुक करके इसने मुचैटा लेना जरूरी समझा और लिया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितना एक पागलपन की हद तक जिसे कह सकते हैं, वो एक दुर्दांत किस्म का अपराधी था। क्या सर इसको आप स्थानीय जो पुलिस अधिकारी हैं जैसे सीओ, थानेदार, चौकी प्रभारी, उनका फेलियर मानेंगे, या आप तो कई जिलों के खुद एसपी रहे हैं, एसपी का इसको फेलियर मानेंगे कि वो समझ नहीं पाए और वो तमाम चीजें लेकर वहां पे उन्होंने फोर्स को नहीं भेजा? अब मुझे देखिए, मेरे पास जानकारी नहीं है कि ये रेड किसने प्लान की थी। ये एसएसपी के स्तर पर प्लान हुई थी। सीओ भी एक जिम्मेदार अधिकारी है और राजपत्रित अधिकारी है, उसके अंडर में 3-4 थाने होते हैं। तो कई बार सीओ अपने लेवल से भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, अपने थानों की फोर्स इकट्ठा करके वो चले जाते हैं। तो ये किसके स्तर पे हुआ? बहरहाल ये सारी चीजें हैं जिनकी जांच होनी चाहिए और इनके जवाब मिलने चाहिए, इनके जवाब दिए जाने चाहिए। अच्छा, नियम क्या है सर? रात में जब दबिश देने जाएंगे पुलिस वाले तो उनके पास क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? ब्लड प्रूफ जैकेट्स होने चाहिए, हेलमेट्स होने चाहिए, वेपन किस तरीके का होना चाहिए, क्या है नियम अनुसार क्या होना चाहिए सर? देखिए, इसकी कोई आप ऐसा नहीं कह सकते रूल ऑफ थंब है, ऐसा ऐसा नियम है जो हर जगह लागू होता है। ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है, आपका क्या असेसमेंट है। आप जिस अपराधी को मान लीजिए यहाँ पर कोई आतंकवादी छिपा होता है, कोई ऐसा अपराधी होता है जो जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो पुलिस पर हमला करेगा, तो आप दूसरी तैयारियों के साथ जाते हैं, उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट भी लेके जाते हैं। और जैसे इन्होंने तो एक ये भीड़ की तरह पहुंच गया, अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो ऐसा लग रहा था जैसे भीड़ की तरह 2-3 गाड़ियां गई और कूद करके वो सामने आ गए, बजाय इसके कि प्रॉपर कोई घेराबंदी करते, इनके भागने के रास्ते बंद करते और सावधानी के साथ टैक्टिकल जिसे कहते हैं, टैक्टिकल मूव की तरह आप वहां जाते और तलाशी की कार्रवाई शुरू करते। और खासतौर से जब आपने देखा कि एक जेसीबी मशीन लगा करके रास्ता रोका गया है, तो ये तो पहली चीज स्ट्राइक करनी चाहिए थी, जो सबसे पहली जीप में जो अधिकारी थे और खासतौर से जो लीडर थे सीओ साहब, सबसे पहले उनके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए था कि भाई ये कोई अनायास ये जेसीबी इस तरह से नहीं खड़ी की गई है कि ये रास्ते रोक दे, इसके पीछे षड्यंत्र है, योजना बनाई गई है। तो फिर उसके हिसाब से उन्हें उस समय फौरन अपनी टैक्टिक्स बदलनी चाहिए थी। बहरहाल ये सारे प्रश्न हैं, तो हम लोग सिर्फ अंदाज लगा रहे हैं, ये सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मिलेंगे। क्या इसे भूल कहें या ओवर कॉन्फिडेंट कहें? पुलिस को लगा कि हम तो पुलिस हैं, जाएंगे जैसे किसी को भी जाते हैं, घर में घुसते हैं, उठा लाते हैं कॉलर पकड़ के खींच के, वैसा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जेसीबी खड़े होने को, लाइट कट जाने को, लाइट गांव की कट गई है, बताइए कैसे एकदम लाइट बंद हो गई, उन सबको नोटिस ही नहीं लिया। आप सही कह रहे हैं, आप ये ओवर कॉन्फिडेंस में भूल हुई है। आप जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके मन में था, जिससे आपने इतनी बड़ी भूल की जिसकी कीमत आपको अपने प्राणों से चुकानी पड़ी। ये ओवर कॉन्फिडेंस से पैदा हुई भूल है। और जो निश्चित रूप से अब तो वो लोग शहीद हो गए हैं, अब आप अगर वो जीवित होते तो इसके लिए जवाबदेह होते। अच्छा, एक चीज ये बताइए सर, क्या पुलिस के पास जो ऐसी जगह रेड डालने जाते हैं, क्योंकि मैंने ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट की है, पुलिस के साथ काफी रहा हूँ, 12-14 साल वक्त गुजारा है, आप लोगों के सानिध्य में बहुत कुछ देखा समझा है, पढ़ के आपको दूर से, क्या लगता है आपको पुलिस के पास वैसे वेपन है जैसे आजकल बदमाशों के पास हैं? क्यों नहीं, मैं तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई बदमाशों से इंफीरियर है। एसएलआर एक राइफल है जो पहले नहीं हुआ करती थी पुलिस के पास, जी। एसएलआर है। मुझे लगता है कि अब ये नई जो इंसास राइफल आई थी, जिसे अब आर्मी धीरे धीरे छोड़ती जा रही है, वो भी पुलिस के पास है। तो ऐसा ग्रेनेड्स हैं पुलिस के पास
तो ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास हथियारों की कोई ऐसी कमी, मतलब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसी को आप किसी ऐसे इलाके में, माओवादी इलाके में ले जाएं या कश्मीर में ले जाएं तो हो सकता है आपको लगे कि पुलिस के हथियार कुछ कमतर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो नहीं लगता। आपको जिस तरह से इनके ऊपर हमला भी किया गया है वो भी 12 बोर की बंदूकों से और 315 बोर के राइफलों से किया गया, तो कोई ऐसी इतने घातक हथियार नहीं जिनका मुकाबला नहीं हो सकता। बाद में पुलिस वालों के हथियार छीन के उन पे इस्तेमाल किए गए, लेकिन मैं एक सवाल समझना चाहता हूं सर। पुलिस आए दिन मुठभेड़ दिखाती है, 7 से 8-10 हजार मुठभेड़ उत्तर प्रदेश में दिखा चुकी है, बहुत सारे बदमाशों को मार चुकी है, बहुत सारों को घायल करके जेल में डाल चुकी है। क्या असली मुठभेड़ के लिए वाकई में पुलिस तैयार है, और वो भी उत्तर प्रदेश की? जब असली बदमाशों से सामना हो तो अपने हथियारों तक की रक्षा नहीं कर सकती वो? देखिए, असली मुठभेड़ें भी होती हैं, उसमें भी बदमाश मरते हैं, पुलिस का भी नुकसान होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 सालों में जो हो रहा है वो थोड़ा मुझे लगता है कि संदिग्ध है। उसकी किसी अदालती जांच की जरूरत है। ऐसा कैसे हो रहा है कि हर आदमी जो गिरफ्तार हो रहा है उसके पैर में गोली लग रही है? इसमें भी 2-3 लोग जो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं सबके पैरों में गोलियां लगी हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि एक तो जैसे बदला लेने की बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि एक अनुशासित और संगठित बल को बदला लेने की बात कहनी चाहिए। ये तो अपराधियों का काम है बदला लेना। पुलिस का काम तो कानून कायदे की जद में रहते हुए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना है। आप अगर वो आपके ऊपर गोली चलाएंगे तो निश्चित आप भी चलाएंगे और मरेंगे, लेकिन किसी को पकड़ के मार दें, बदला लेने वाली बात करें, जैसे अब उसका घर गिराया गया, इस अपराधी का विकास दुबे का घर गिराया गया, मुझे पता नहीं किस कानून के तहत ये गिराया गया, क्या किसके आदेश थे, क्या थे। इसकी अगर कोई अदालती जांच हो जाएगी, कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चला जाएगा तो ये थोड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। इस तरह की हरकतें नहीं करने की। बदला लेना जो है ये बहादुरों के शब्दकोश में नहीं होना चाहिए, ये कायरों के शब्दकोश का शब्द है, अपराधियों के शब्दकोश का शब्द है जो बदला लेने या इस तरह की बात करते हैं। हमें तो बहुत ठंडे दिमाग से और बहुत निष्पक्ष और निरपेक्ष तरीके से सोच करके कानून की जद में रहते हुए उन्होंने जो काम किया उसका उन्हें दंड मिलना चाहिए। विकास दुबे के साथ अगर ये पहले हमने कर लिया होता, आप सोचिए विकास दुबे को लगातार पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा था। पिछले 10-15 सालों में उत्तर प्रदेश में अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई हैं, हर सरकार में इसका कोई ना कोई मददगार निकल आ रहा था, हर राजनीतिक दल में इसका कोई ना कोई मददगार निकल आ रहा था। तो हमें अब उसे प्लग करने की जरूरत है, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। और ये बदला वगैरह लेना हो, बदला लेने के जोश में गैर कानूनी काम करना, मैं इसका समर्थन नहीं करता। आपकी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, मुझे लगता है आप उसका समर्थन भी करेंगे और सही ठहराएंगे। क्या पुलिस आज प्रोफेशनल पुलिसिंग छोड़ के एक पार्टी की कार्यकर्ता जैसी नहीं बन गई है कि पार्टी का मुखिया या प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री जिसने कह दिया, या गृह मंत्री कि जाओ मारो ठोको और बदला ले लो, और पुलिस उस काम पे लग जाती है? तो ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम नहीं कर रही है पुलिस, आपको नहीं लगता? देखिए, प्रोफेशनलिज्म की डिमांड तो ये है, अगर आप प्रोफेशनल पुलिस की कल्पना करते हैं, उसकी मांग तो ये है कि सरकार किसी की भी बने, आपको देश के संविधान और कानून की हदों में रह के काम करना चाहिए। ये पकड़ लो, मार दो, तोड़ दो, ये सब मुझे लगता है कि एक गलत किस्म का रास्ता जो उत्तर प्रदेश पुलिस को दिखाया गया है, इससे हमें बचना चाहिए और हमको कानून के हद में रह करके, कानून की जद में रह करके कार्रवाई करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, मुझे लगता है वो लोग समझने की कोशिश करेंगे। जब आप पुलिस रहेंगे तो सरकार चाहे किसी की भी रहे, आप हमेशा पुलिस रहेंगे, समाज में भी इज्जत पाएंगे और आपका इकबाल भी बुलंद रहेगा। क्या पुरानी घटनाओं से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया है? मथुरा के अंदर जवाहर पार्क में एसपी को मार दिया गया, वहां पे थानेदार को मार दिया गया, देवरिया में जियाउल हक को मार दिया गया, बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई। क्या आपको लगता है सर आज पुलिस की हत्या होने के बाद कुछ चिंता करती है, या सोचती है अरे मर गए मरने दो, हम तो बचे ही हैं, सरकार की जी हुजूरी में लगे रहेंगे, बढ़िया पोस्टिंग मिलेगी? देखिए, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो आप सरकार है उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं, उसकी जो देह भंगिमा कैसी है, उसकी देह भाषा कैसी है, आप इसको देख के कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आप देखिए गौ हत्या के नाम पर ये जो गोरक्षकों ने क्या उत्पात मचाया, सड़कों पर, चौराहों पर निर्दोष व्यापारियों की हत्या की, तो वो कैसे ऐसा संभव हो? ये और कहीं भी पुलिस की कोई बहुत सक्रियता नहीं दिखाई दी। बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर ने सक्रियता दिखाने की कोशिश की, उसको भी मार दिया गया। तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। हमको
जो सरकार सत्ता में है, जो आज की जो हाकिम वक्त जिसे आप कह सकते हैं, उसको खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक प्रोफेशनल पुलिस संगठन के तौर पे हमें काम करना चाहिए। आपको पता है सर, सुबोध कुमार सिंह जो इंस्पेक्टर मारे गए हैं बुलंदशहर में, आज तक हथियार बरामद नहीं हुआ, किस हथियार से उनको गोली मारी गई है ये पुलिस है उत्तर प्रदेश की, बताइए। और वहां आईजी डीआईजी को जांच में लगा रखा था। तो ये अपने पुलिस वाले के मरने पे ही अगर सही से जांच नहीं करते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात कर रहा हूँ, तो और मामलों में क्या जांच करते होंगे सर? नहीं, सही है। अगर आप नॉन प्रोफेशनल कंडक्ट करेंगे तो यही होगा, फिर आप अपने साथी भी मरेंगे तो उनमें भी आप ये देखेंगे कि उस साथी के हत्यारों को पकड़ने में या उस साथी के हत्यारों को अदालत तक पहुंचाने में सरकार खुश है या नाखुश है। आखिर में मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा मैसेज दें कि इस घटना के बाद पुलिस अपने आप के बारे में सोचने की कोशिश करे, आत्मचिंतन करे और समझे कि वो अपने उस इकबाल को, जो उसका इकबाल होता है, वो कैसे उसको कायम रख पाए। क्योंकि शहर की आबादी तो 50 लाख होती है, गाजियाबाद की ले लीजिए, और वहां पुलिस वाले हैं 1000-1200। तो इकबाल की वजह से ही तो सब कुछ चलता है। क्या उस इकबाल को वो कैसे बरकरार रख पाए? क्योंकि कानपुर की घटना ने सबको तार तार तो कर दिया है। देखिए, वो इकबाल तभी बरकरार रहेगा जब आप एक कानून का पालन करने वाले, संविधान का सम्मान करने वाले एक प्रोफेशनल संगठन की तरह व्यवहार करेंगे। अगर आप खुद ही कानून तोड़ेंगे, आप खुद ही संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, अल्पसंख्यकों के मन में, दलितों के मन में, औरतों के मन में अगर ये भावना रहेगी कि उसे आपसे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर आपका इकबाल नहीं बुलंद हो सकता। लाठी से और डंडे से और बंदूक से इकबाल नहीं बुलंद होता। इकबाल बुलंद होता है आपकी तटस्थता से, आपकी निष्पक्षता से, लोगों के मन में इस विश्वास से कि जब वो आपके पास जाएंगे तो आप न्याय संगत कार्रवाई करेंगे, जो कानून की डिमांड है आप वो करेंगे। अगर ये आप करिए तो आपका इकबाल बुलंद हो जाएगा। लेकिन अगर इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी को इस पर विश्वास है कि वो आप उसके साथ इंसाफ नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आपका इकबाल बुलंद होगा? खुद ही हमें सोचना चाहिए। क्या टीचर्स की तरह, जैसे टीचर्स को समय समय पे ट्रेनिंग दी जाती है, आपको लगता है पुलिस वालों को कोई ट्रेनिंग दी जाती है, या शुरू में जब ट्रेनिंग लेके भर्ती हो जाते हैं बस वही ट्रेनिंग जीवन भर चलती है, वक्त के हिसाब से उनको कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं जाता? देखिए, सिद्धांततः तो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की व्यवस्था पुलिस में ही है, लेकिन वो सिर्फ सिद्धांत और कागज पर है। ये सही आपने कहा कि एक सिपाही जब भर्ती होता है तो 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये अपवाद स्वरूप ही अगले 30, 35, 40 सालों तक, जब तक वो फोर्स का सदस्य होता है, उसकी कोई ट्रेनिंग हो पाती है। आईपीएस अफसरों की शुरू के 1.5-2 साल के बाद बहुत बिरले आईपीएस अफसर हैं जिनका बहुत एक्सपोजर हो पाता है ट्रेनिंग को लेकर के। तो ट्रेनिंग तो हर 2-3 साल के बाद जरूरी होनी चाहिए, और उसमें कानून कायदा तो सिखाया ही जाना चाहिए। उसमें उनको अपना व्यवहार सुधारने का, जनता का मित्र बनने का, इन सब का भी पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। ट्रेनिंग एक ऐसा एरिया है जो उपेक्षित है, जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। और यहीं से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर पुलिस सही से काम करेगी तो मुझे लगता है समाज में बहुत कुछ अपने आप सुधर जाएगा। क्यों सर, आपका तजर्बा क्या कहता है? नहीं, बहुत सही है। पुलिस एक ऐसी संस्था है जो राज्य की सबसे विजिबल संस्था जिसे कह सकते, सबसे दृश्यमान संस्था। एक सांप्रदायिक दंगा होता है, सब गायब हो जाते हैं, लेकिन सड़क पर आपको एक पुलिस का सिपाही दिखाई देता है, वही भारतीय राज्य का प्रतिनिधि होता है। अगर वो पुलिस का सिपाही नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण कार्रवाई करेगा तो आप ये मान के चलेंगे कि भारतीय राज्य जो है वो भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर पुलिस सुधर जाए, पुलिस का आचरण और पुलिस का व्यवहार बेहतर हो जाए, तो बहुत सारी दिक्कतें सरकार की और राज्य की वो खत्म हो सकती हैं। और ये सरकार को भी गंभीरता से सोचना चाहिए। उसकी छवि भी सबसे ज्यादा पुलिस और पुलिस थानों के गतिविधियों पर निर्भर करती है। तो ये सरकारों को भी इसमें गंभीर होना चाहिए पुलिस के सुधार के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बहुत अच्छा सुझाव दिया कि सरकार को भी गंभीर होना चाहिए, क्योंकि सरकार का सीधा सीधा प्रतिनिधित्व करता है एक सिपाही, एक पुलिस वाला जो सड़क पे खड़ा हुआ है। बहुत मेहरबानी, आपने वक्त दिया धक्कड़ खबर के लिए। आप हमेशा धक्कड़ खबर के साथ जुड़ जाते हैं वक्त निकाल के। मैं फिर से एक बार आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिर आपसे किसी और मुद्दे पे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी दें इजाजत।